हेलो एवरीवन, मैं मुकीम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का 1 से लेकर 60 तक का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आप भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आज से ही मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल देख पा रहे हैं। पहला सवाल में पूछा गया है √3 और √5 कौन सी संख्या है। आप सभी को मालूम होगा कि √3 कौन संख्या है और √5 कौन सी संख्या है। तो पहला संख्या है पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी में दिया गया है एक परिमेय संख्या, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बता दें कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को बता दें कि आप चाहती हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप के साथ साथ एक वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है। तो उस वेबसाइट पे जाके आपका कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप उसमें ढेरों सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज सी मोबाइल स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है पाई कौन सी संख्या है। आप सभी को बता दें कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। इसके साथ साथ पाई बटा 2 हो या पाई बटा 3 हो, पाई बटा 4 हो, ये जितने भी संख्याएं होती हैं सभी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप, अपरिमेय संख्या। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 4 में कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 दिया गया है, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन का हल करने के लिए आप सभी को द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, वो याद करना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या होता है, तो प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग बोलेंगे कि मूलों का योगफल, अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लोग बोलेंगे मूलों का गुणनफल अर्थात शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे हम लोग x² को सेम टू सेम लिखने वाले हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा के पे हम लोग लिखेंगे 2, तो यहाँ पे चलिए 2 लिख देते हैं। और यहाँ पे x था तो हम लोग x यहाँ पे लिख लिए हैं। उसके बाद में हमें चाहिए प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्वेश्चन में -15 दिया गया था, तो आप यहाँ पे लिख देंगे -15। उसके बाद वाले स्टेप में आप क्या करेंगे, x² माइनस 2x को 2x लिख दीजिएगा। प्लस और माइनस मिलके क्या होता है, तो माइनस होता है, तो आप यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं और 15 को आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला है वो x² माइनस 2x प्लस 15 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं कि x² माइनस 2x माइनस 15 दिया गया है या नहीं। तो अगर आप ऑप्शन डी को देखें तो x² माइनस 2x माइनस 15 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 5 में, पूछा गया है एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, एक त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है। तो एक चीज़ आप सभी को याद रखना होगा कि रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, त्रिघात समीकरण का घात 3 होता है और चतुर्थ घात समीकरण का घात 4 होता है। उसी प्रकार से बहुपद में भी रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है, चतुर्थ घात का 4 होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक रैखिक समीकरण का तरैखिक कितना होगा, 1 होगा, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, 1। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 6 में दिया गया है यदि द्विघात समीकरण px में दिया गया है 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम में 100% 1 नंबर का तो हमेशा पूछा जाता है।
तो ऐसे सवाल को आप कैसे सभी हल करेंगे, तो यहाँ पे आपसे बोला गया है शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए यानी अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूलों का योगफल को हम लोग अल्फा प्लस बीटा के नाम से जानते हैं। और अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो वो -b/a होता है। तो माइनस फार्मूला में है तो आप माइनस लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए b का मान। अगर आप समीकरण में देखें तो b का मान कितना है, 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए a का मान। तो a का मान देख लीजिए, यहाँ पे 2 दिया गया है तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका जो क्वेश्चन का सही जवाब आ गया अल्फा प्लस बीटा का, वो -3/2 आ गया। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो अगर आप ऑप्शन डी को देखें तो -3/2 दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल भी सेम टू सेम उसी प्रकार से दिया गया है। बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मैट्रिक एग्जाम में योगफल या गुणनफल ऐसे पूछा जाता है। तो जब भी आपसे योगफल पूछा जाएगा तो समझना है कि अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a वाला ये फार्मूला से पूछा गया है। और जब भी आपसे गुणनफल पूछा जाएगा तो समझ लीजिए कि वो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a वाले फार्मूला के माध्यम से बनाने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे गुणनफल पूछा गया है ना, फार्मूला c/a होता है। तो c का मान देख लीजिए, 1 दिया गया है तो आप 1 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए a का मान। तो a का मान यहाँ से देख लीजिए 4 है तो आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आएगा वो 1/4 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये दोस्तों ऑप्शन सी में 1/4 मौजूद है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। है दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन 8 में एक द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप सभी को d का मान ज्ञात करना होता है। d बराबर क्या होता है, तो एक फार्मूला होता है b² - 4ac। तो चलिए यहाँ पे b का मान देख लीजिए, b का मान कुछ भी नहीं है ना, तो हम लोग 1 मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे a² - 4 गुने a का मान। तो a का मान कितना है, तो ये x² था, यहाँ पे भी a का मान नहीं दिया गया है। तो नहीं दिया गया होगा तो हम लोग 1 मानेंगे। c का मान -1 दिया गया है तो आप -1 लिख सकते हैं। a का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 4 में 1 से ना कीजिएगा 4 होगा और 4 में 1 से ना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। यानी 4 और 1 कितना आ गया, 5 आ गया। यानी d बराबर d का जो मान आ गया वो 5 आ गया। तो इस प्रकार से जो मूल होगा वो वास्तविक तथा असमान होगा, ये समान नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब मूल वास्तविक तथा असमान हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है एपी से दिया गया है कि जब किसी एपी का सामान्य पद 3n + 5 हो तो उसका सारवंतर क्या होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना होगा कि अगर यहाँ पे 2n + 5 होता तो क्वेश्चन का सही जवाब 2 होता। ठीक है, तो जब यहाँ पे दिया गया 3n + 5 तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 3 हो जाएगा। यानी सारवंतर क्या होगा, 3 होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप। उसी प्रकार से अगला जो सवाल है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है। तो AT/DB बराबर 5/3 दिया गया है। तो AE/EC बराबर क्या होगा, तो क्वेश्चन का सही जवाब 5/8 होगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मैं त्रिभुज का चैप्टर जिस दिन पढ़ाया था उस दिन इसका सॉल्यूशन हम आप सभी को बता दिए थे। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि समांतर श्रेणी 10,7,4 का तीसरा पद ज्ञात करें। तो इसका तीसरा पद होगा क्या, तो सबसे पहले तीसरा पद ज्ञात करने के लिए आपको 2 चीज़ जरूरत होगा। एगो प्रथम पद a का मान, उसके बाद में सारवंतर d का मान। तो प्रथम पद a का मान देख लीजिए 10 है तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको चाहिए सारवंतर यानी d का मान। तो d का मान का एक फार्मूला होता है a2 - a1। तो a2 का मान देख लीजिए 7 है ना, तो आप 7 लिखेंगे। a1 का मान 10 है तो आप 10 लिखेंगे। आज सभी को मालूम होगा कि 7 में से अगर आप 10 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। और ये जो दिया गया तीसरा पद ज्ञात कीजिए तो वो n का मान 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 30 लिख सकते हैं। अब आपको तीसरा पद ज्ञात करना है तो यानी a30 आप सभी को ज्ञात करना है। शॉर्टकट फार्मूला यूज कीजिएगा, a + 30 में से a कम कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 29 जाएगा। उसमें आपको d से गुना कर देना होगा। तो a का मान हम लोग कितना ज्ञात किए हैं, 10, तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। प्लस में 29 गुने d का मान। तो d का मान कितना है, -3 है तो आप -3 लिख सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 10 को 10 लिखेंगे, प्लस में माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इसको ऐसे गुना करना है, 9 × 27 का 7 हाथ में आया 2 और 3 दूनी 6 और 2 कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा।
और उसके बाद वाले स्टेप में आप क्या करेंगे कि 10 में से आपको 87 माइनस करना होगा। तो अगर आप 87 में से 10 को माइनस करते तो आपका आंसर कितना आता? 77 आता। लेकिन वहीं 10 में से 87 को माइनस कर रहे हैं तो आपका आंसर -77 आएगा। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। तो ये दोस्तों ऑप्शन बी में -77 मौजूद है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब -77 हो जाएगा। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 12 को दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी में दिया गया है कि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। एक चीज़ आप सभी को हमेशा याद रखना होगा कि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके रूट अंडर के बराबर होता है। ठीक है, वर्गों के योग के बराबर होता है इसका भुजा का अनुपात। और क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, जब वहाँ पे वर्ग होगा तो इसमें रूट कर देंगे। यानी जब भी आपको एग्जाम में क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है आपसे भुजा का अनुपात पूछा जाएगा। अगर भुजा का अनुपात क्वेश्चन में दिया जाएगा तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा। तो जब भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे 9:4 दिया गया है तो आपको ऐसे करना है कि 9/4 का रूट अंडर ऐसे। तो देख लीजिए 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो इसको अनुपात में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का सही जो जवाब आने वाला है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे इस क्वेश्चन में आपको संगत भुजा का अनुपात दे दिया जाता, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दिया जाता, तो आपको क्या करना पड़ता, 9 और 4 का स्क्वायर करना पड़ता इस प्रकार से। तो 9 9 81 और 4 का 16 क्वेश्चन का सही जवाब आ जाता। ठीक है, उसके बाद में हम आप सभी को बता रहे हैं अगला क्वेश्चन जो नियामक ज्यामिति से लिया गया है। और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी को। मैट्रिक एग्जाम में तो दूरी ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में रहेंगे, तो इसीलिए दूरी ज्ञात करना आपको एग्जाम में जाने से पहले समझ ही लेना होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं। वो दूरी बराबर क्या होता है, तो वो होता है रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, और प्लस में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट को तो क्वेश्चन का आंसर बनाने आता है पर उनको फार्मूला याद नहीं रहता है। और आज सभी को मालूम होगा कि मैथ बनाने का जो सबसे मेन हथियार होता है ना, वो सूत्र होता है। तो सूत्र, बिना सूत्र के आप बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हल आप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए दूरी को ले लीजिए, अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप इसे कैसे हल करेंगे। इसीलिए आपको फार्मूला याद करना बेहद जरूरी है। तो आपको चाहिए x2 का मान -2 है तो आप -2 लिख सकते हैं। उसके बाद में -x1 का मान यहाँ पे 2 है ना, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर कर देना है। उसके बाद में आपको चाहिए y2 का मान यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। -y1 का मान भी 3 है ना, तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद में ज़रा ध्यान दीजिएगा, -2 और -2 मिलकर कितना हो गया, -4 हो गया। और -4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 चौका 16 होता है। तो -4 का स्क्वायर भी 16 और +4 का स्क्वायर भी 16। अब कैसे होता है, तो आज सभी को बता दिए हैं कि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है। उसके बाद में आप प्लस लिखेंगे, 3 में से 3 घटेगा तो 0 बचेगा और 0 का स्क्वायर 0 होगा। उसके बाद वाले स्टेप में आप क्या करेंगे कि 16 में 0 को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। और आज सभी को मालूम होगा कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है। तो इस प्रकार से हमें दूरी का जो मान प्राप्त होगा ना, वो 4 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी में मौजूद है 4, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल जो है वो त्रिकोणमिति के मान सारणी से लिया गया है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि tan π/2 का मान क्या होगा। तो आप सभी को त्रिकोणमिति जिस दिन हम पढ़ाए थे ना, उस दिन बताए थे कि त्रिकोणमिति में पाई का मान हमेशा 180 डिग्री लिया जाता है। यानी पाई बराबर कितना लिख सकते हैं आप, 180 डिग्री। तो यहाँ पे दिया गया कि tan π/2, तो हम लोग लिखेंगे tan π पे लिखेंगे 180 और बटा में 2 लिखेंगे। तो ये कितने मरतबे कटेगा, 90 दूनी 180, ये 90 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 90 डिग्री। उसके बाद में आपको ऑप्शन में क्या खोजना है, तो आपको ऑप्शन में खोजना है कि आखिर tan 90 डिग्री का मान होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि tan 90 डिग्री का जो मान होता है ना, वो अपरिभाषित होता है। tan में 90 डिग्री और cot में 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है, यानी नॉट डिफाइंड। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना भी काफ़ी सिंपल होता है। उसके लिए भी आपको एक फार्मूला को याद करना बेहद जरूरी है। और वो फार्मूला क्या होता है, वो होता है √x² + y²। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए पहला वाला हो जाएगा x का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद में आपको चाहिए y का मान देख लीजिए 3 है तो आप 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि 9 में 4 को ऐड करेंगे।
तो 9 में 4 को जैसे ऐड कीजिएगा तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि √13 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा वो √13 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। ऑप्शन सी में मौजूद है √13, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 16 में कि 1/√3 बराबर क्या होगा, यानी 1/√3 है वो किसके मान के बराबर होता है। चलिए ऑप्शन से चलते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया tan स्टार डी का मान, tan स्टार डी का मान तो √3 होता है, तो √3 1/√3 के तो बराबर हो ही नहीं सकता है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देख लीजिए, दिया गया है cos 45 डिग्री, ठीक है, तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, तो 1/√3 क्या 1/√2 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो पहला ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। ऑप्शन सी को देख लीजिए, sin 30 दिया गया, sin 30 का तो मान 1/2 होता है, तो ये भी 1/√3 के बराबर नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देख लीजिए, tan 30 का मान 1/√3 होता है, जो 1/√3 के बराबर होता है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा tan 30 डिग्री। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपका ऊंचाई दूरी चैप्टर से लिया गया है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक स्तंभ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात √3:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा कि हमेशा जितना भी त्रिकोणमिति के ऊंचाई दूरी वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें जितना भी मीनार की ऊंचाई, छाया की ऊंचाई या चिमनी की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई जितना भी ज्ञात किया जाता है ना, तो लगभग वो 10 के मान से निकाला जाता है, यानी P/B से निकाला जाता है। तो जब यहाँ पे √3:1 दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये √3/1 हुआ होगा, ठीक है, तो √3 में अगर हम 1 से भाग लगाते हैं तो कितना होगा, √3 हो जाएगा। तो उसके बाद में आप सभी को ये याद रखना होगा कि आखिर √3, ठीक है, tan में कितने डिग्री का मान होता है, तो आप सभी को बता दें कि √3 है वो tan में 60 डिग्री का मान होता है, इसीलिए क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा 60 डिग्री। इसी सवाल में 1 अनुपात अगर √3 रहता तो समझ लीजिए कि इसका सही जवाब क्या आता, तो ऑप्शन ए आता, यानी 30 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल भी काफ़ी सिंपल है। ये सवाल में उसे पूछा जा रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, इस पर कोई बिंदु Q से इसका स्पर्श रेखा खींचा गया है, जिसका लंबाई एक बार ये 25 सेमी है और एक बार कितना है 24 सेमी है। तो बीच में एक केंद्र है, इसका हमें त्रिज्या का मान पूछा गया है, ठीक है, इसमें हमको त्रिज्या का मान पूछा गया है कि आखिर इसका त्रिज्या होगा क्या। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 25 का स्क्वायर करेंगे और -24 का स्क्वायर करेंगे, तो 25 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625 होता है ना, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है। आप सभी को मालूम होगा कि 625 में से 576 को अगर आप सभी माइनस करते हैं ना तो कितना था, देखिए घटाई के देख लेते हैं, 15 से 6 गया तो 9 बचेगा, ये बचेगा कितना, 1 बचेगा, तो 1 में तो 7 घटेगा नहीं, तो ये 61 में से 97 हटा लीजिए तो आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो कितना आ गया, √49 आ गया। आज सभी को मालूम होगा कि √49 का जो वर्गमूल होता है ना वो 7 होता है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 7 सेमी। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 19 को। क्वेश्चन 19 में दिया गया है कि 25 सेमी ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पे जो पहाड़ी की चोटी की ऊंचाई आप सभी को इस क्वेश्चन के माध्यम से दिया गया है ना, तो उसी को आप दुगुना कर देंगे तो आपका मीनार की ऊंचाई आ जाएगा। तो 25 मीटर दिया गया था, तो 25 मीटर में 2 से गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, 50 मीटर। है दोस्तों, तो वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।